इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसकी एक ओर सुख है तो दूसरी ओर दुख है। इंसान के साथ कभी सुख तो कभी दुख लगे ही रहते हैं। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेलो जिंदगी में। मैं हूं प्रीति सिंह, और जिंदा दिल जिंदगी के लिए हेलो जिंदगी में होगी योग की क्लास। साथ ही बात करेंगे नेचुरोपैथी की हमारे खास सेगमेंट प्रकृति पर्व में। हम सबको पता है कि पहला सुख होता है निरोगी काया, और आज पूरी दुनिया मान रही है कि निरोगी काया रखने का सर्वोत्तम जरिया है हमारा अपना योग। तो आइए शुरुआत करते हैं योग की पाठशाला के साथ। योग, जिसकी आज पूरी दुनिया मुरीद बन चुकी है। योग, जिसे आज दुनिया भर के देशों ने अपना लिया है। योग आज एक ग्लोबल स्पिरिट बन चुका है। आम लोगों से लेकर तमाम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज तक योग के जरिए खुद को बेहतर और बेहतर बना रही हैं। तो आइए हम और आप मिलकर योग के अनमोल गुणों से खुद के जीवन को और ज्यादा सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएं। आज से आपके लिए लगेगी योग की विशेष पाठशाला। इसमें हम बिल्कुल शुरुआत से धीरे धीरे आपको योग में निपुण बनाएंगे, ताकि इसके लाभों का अनुभव आप संपूर्ण रूप से कर पाएं। और इस सफर में हमारे साथ जुड़ेंगे योग गुरु, और आज इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु ललित मदान जी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ललित जी, जैसा मैंने जिक्र भी किया कि आज बिल्कुल शुरुआत से ये हमारी पाठशाला शुरू हो रही है, तो ये समझना ज़रूरी है कि योग क्या है, क्योंकि कई लोग हैं अपने अपने हिसाब से योग का मतलब निकालते हैं। कई लोग सिर्फ योगासन तक ही सीमित कर देते हैं योग को। बिल्कुल। योग है क्या? वैसे तो आज अमूमन कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है जो योग को किसी भी रूप में ना जानता हो, परंतु आपकी बात सही है कि सब अपने अपने हिसाब से योग का मतलब निकालते हैं, और योग का पारंपरिक अर्थ क्या है उसको जानना ज़रूरी है। तभी हम उस योग को समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। योग शब्द की उत्पत्ति जो हुई है युज धातु से हुई है। युज अकेला एक शब्द नहीं है, उसके तीन अर्थ आते हैं। अगर हम उसको गहराई तक समझे तो युज धातु का जो अर्थ आता है युज समाधो। समाधो की बात आती है समाधि अवस्था। एक सामान्य व्यक्ति विशेष आज के जीवन में समाधि को सोचता भी नहीं, कल्पना भी नहीं करता। दूसरा बिंदु आता है युज संयम में, यानी संयम किस चीज़ का संयम? इंद्रियों का संयम। आज हम भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हर चीज़ हमें चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम लगे हुए ये चाहिए वो चाहिए। संयम नहीं, संयम हमारी इच्छाओं का, संयम हमारी इंद्रियों का। तो ये कैसे आएगा? जब आप योग साधना करेंगे। और तीसरा है युजिर योगी। युजिर योगी का अर्थ हुआ कहीं ना कहीं जुड़ना। एक बहुत पहले हम छोटे होते थे तब एक विज्ञापन आता था, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। हम उस ब्रांड का नाम नहीं लेंगे यहाँ, परंतु आत्मा परमात्मा बहुत बड़ा शब्द है। बिल्कुल। आत्मा क्या है, उसकी अनुभूति करने में ही लोगों की यात्रा पूरे जीवन की निकल जाती है। परमात्मा तो बहुत बड़ी बात है। तो यदि आप योग के माध्यम से साधना करते हैं तो आप आत्मा परमात्मा के स्तर को जोड़ने की बात जो होती है युजिर योग कर पाते। और यहाँ जो मैं योग की बात करता हूँ, जोड़ने की बात करता हूँ, तो आपका शरीर और मन, अक्सर देखा जाता है लोग शारीरिक रूप में तो वहाँ होते हैं, मानसिक रूप में कहीं ना कहीं और होते हैं। तो शरीर और मन का संतुलन, उनका जोड़, उनका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन वो ज़रूरी है, और ये सब योग के माध्यम से आता है। तो सरल शब्दों में अगर इसको संक्षेप करूं तो योग युज धातु से उत्पत्ति करता है, और उसके तीन अर्थ हैं, युजिर योगे, युजिर संयम में, और युज समाधो। ठीक है, मैं जो योग के प्रकार हैं उनके बारे में आपसे जानूंगी, लेकिन जब आपने योग के बारे में बताया ललित जी, आपने कहा आत्मा और परमात्मा को जानने समझने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। जब हम योग की बात करते हैं तो ऐसा कई लोग हैं जो इसे कठिन मान लेते हैं कि ये सफ़र कठिन है, शायद हमसे ना हो पाए। इसलिए हो सकता है जो एक तरह से व्यायाम के और प्रकार हैं उनकी तरफ लोग जल्दी मुड़ जाते हैं। योग को समझने में थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियाँ भी सामने आ जाती हैं। मैं चाहूँगी उनके बारे में आप बताएं। भ्रांतियों की अगर मैं बात करूं योग के लिए, तो समाज में कहीं ना कहीं अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद मैं हमारे वर्तमान सरकार का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस समय पे योग पूरे विश्व भर में भारत की प्राचीन परंपरा को हम एक समाज के पटल पर लेके आ चुके हैं। परंतु भ्रांतियाँ अभी भी हैं। भ्रांतियाँ कहाँ हैं? पहली भ्रांति अगर मुख्यतः योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है, और ऐसा कहना गलत होगा कि ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है।
दूसरी भ्रांति कहीं ना कहीं लोगों को लगता है योग कोई जादू है या योग हमारे लिए नहीं है। अगर कुछ आसन उनसे नहीं हो पाते तो ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके शरीर के लिए, आपके आहार के हिसाब से जो अभ्यास आपके लिए होना चाहिए, आपकी डिजीज़ के हिसाब से आप उसको करिए। और तीसरी भ्रांति के साथ साथ अगर और ऐसी कई भ्रांतियाँ हैं कि औरतों के लिए नहीं है या ऐसे कई, ये सब भ्रांतियाँ फैली हुई है। योग सबके लिए है, योग सभी धर्मों के लिए, किसी धर्म के साथ इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। तो योग अपनाइए, जीवन को स्वस्थ शरीर की जो एक संरचना है वो अपनाइए। इसीलिए कहा भी गया कॉपीराइट फ्री है ये, जी हर एक के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा योग के प्रकार के बारे में आपसे समझूंगी। आपने कहा कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बिल्कुल। यानी ये बहुत कुछ और है जिसके बारे में समझना है। मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि क्या ये रास्ता कठिन है? क्या योग का रास्ता कठिन है? अगर हम इसको व्यायाम से और बड़े आयाम देते हैं और हम मानते हैं कि ये आध्यात्मिक भी है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है, तो क्या ये यात्रा कठिन है और इसके कितने प्रकार हैं? देखिए, कठिन कहना गलत होगा, परंतु ये कहना सही भी नहीं होगा कि बहुत सरल है। हम अपने इस योग क्षेत्र की यात्रा में 14 साल बिता चुके हैं और अब 14 साल की यात्रा के बावजूद आज हम ये नहीं कह सकते हम योग को पूर्ण रूप से जान चुके हैं। कई लोग छोटे छोटे से कोर्सेज करके अपने नाम के आगे योगाचार्य या योग गुरु लगा लेते हैं। नाम टाइटल महत्वपूर्ण नहीं है, मैटर नहीं करता है। महत्वपूर्ण करता है आपने योग में अनुभव क्या किया। और आप जो कह रहे हैं प्रकार, तो योग में प्रकार अगर आपसे हठ योग नहीं हो पाता है, यानी योगासनों का, प्राणायाम का अभ्यास नहीं हो पाता है, तो दूसरे भी प्रकार है। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 प्रकारों का वर्णन किया है: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। तो ज्ञान योग में आप ज्ञान के मार्ग से योग के उस उत्तीर्ण स्तर तक पहुंच सकते हैं। भक्ति योग में भी आप भक्ति के माध्यम से, नवदा भक्ति के माध्यम से जा सकते हैं। उसमें बताया जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल कहूँ मीरा का, तो भक्ति में लीन थे। ऐसे ही भक्ति योग के साथ साथ अगर मैं बात करूँ राजयोग, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि के अष्टांग मार्ग को भी फॉलो किया जा सकता है। और कहा यह भी जाता है कि हठ योग बिना राजयोग संभव नहीं है। हठ योग के माध्यम से ही आप राजयोग को पा सकते हैं। तो यात्रा तो करनी पड़ेगी, निकलना तो पड़ेगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा। यानी शुरुआत कठिन होती है, योग कठिन नहीं है। कहते हैं ना, बिगनिंग इज द हार्डेस्ट, यानी बिल्कुल, शुरुआत बिल्कुल, कीजिए, उसके बाद जो राह है वो अपने आप आसान बनती उठना ही मुश्किल है, जुड़ना मुश्किल है, और जुड़ गए तो फिर छूटना मुश्किल है। बिल्कुल। नियम और सिद्धांत क्या कहते हैं? जो लोग आज से हमारे साथ अपने योग की यात्रा शुरू करेंगे ललित जी, क्या कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है? नियम और सिद्धांतों की बात करूं तो हमें 4 चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक, कि हमें अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। अमूमन हम देखते क्या हैं कि कई ऐसे आसन हैं जो बहुत आकर्षित करते हैं। जैसे सरल शब्दों में कहें चक्रासन, शीर्षासन। तो व्यक्ति को लगता है अब मैंने योग का यात्रा में अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली है, तो कहीं ना कहीं हम भी इस आसनों को आज ही कर लें, जल्दी से कोशिश करते हैं। तो अपनी क्षमता को जांचिए। हर आसन, हर अभ्यास, सिर्फ आसन तक सीमित नहीं है योग, हर अभ्यास दूसरे से पूर्व की तैयारी है। अगला जो अभ्यास है वो तभी संभव है जब उससे पूर्व वाला आपका सदा हुआ होगा। और नियम अपनी बियॉन्ड कैपेसिटी जाना कहीं ना कहीं गलत होगा। दूसरा, सामने वाला क्या कर रहा है उसको ठीक उस तरह कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। नेवर इमिटेट। आप ये मत सोचिए कि जैसा वो कर रहा है वैसे ही मैं कर लूँ। उसका आहार अलग है, उसकी निद्रा अलग है, उसके भय अलग है, उसकी दिनचर्या अलग है। वही अभ्यास उसी तरह आपका सज जाए ज़रूरी नहीं। आपके शारीरिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अभ्यास को अगर आप अनुभव करते हैं तो आप उसको ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। और तीसरा, बीमारी। यदि आपकी कोई भगवान ना करे कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं, कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ है आपके, तो आप अपने उस रूपरेखा को स्वस्थ करने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल अपने जीवन में लाइए। और अंतिम मैं कहूँ आहार की बात, तो हमें योग अभ्यास पूर्व कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। अभ्यास समाप्त करने के बाद 20 मिनट के अंतर से हमें खाना चाहिए। आहार हमारा सात्विक होगा तो हम ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। कई लोग तुरंत अभ्यास करके स्नान करने चले जाते हैं। हाँ। तो स्नान जो है वो 15 से 20 मिनट के बाद होना चाहिए। अभ्यास के दौरान क्या हमें ध्यान देना है कि हम अभ्यास करते हुए एक शांत वातावरण में अभ्यास करें। कुछ हल्के कपड़ों का चयन करें, बहुत ज़्यादा टाइट्स ना हो। और साथ ही साथ हम जब अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें अपने श्वास, अपने शरीर और अपनी संवेदनाओं के साथ जुड़कर करें, तो हम योग की यात्रा को साधना में कर सकते हैं। तो ये सारी सावधानियाँ हैं। अब जब आपने भी कहा
कि पूरी दुनिया योग को फॉलो कर रही जी, है, बिल्कुल। चाहे आम हो या ख़ास हो, हर कोई योग को अपना रहा है। एक इसमें पॉइंट आ जाता है, आपने कहा कि किसी को देख के आप फॉलो मत करिए। हम देख रहे हैं तमाम चीज़ें ट्रेंड करती हैं, योग को लेकर भी बहुत कुछ इंटरनेट पर बिल्कुल, है बिल्कुल। और लोग ज़ाहिर तौर पर चाहेंगे हम तुरंत वैसे करने लग जाएँ। बिल्कुल। तो वो जो परफेक्शन है या अपनी कैपेसिटी को कहीं ना कहीं डेवलप करना है और बेहतर बनाना है, बिल्कुल। वो भी स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। देखिए, देखकर अभ्यास करना संभव भी है और असंभव भी है। ठीक। सरल अभ्यास, सूक्ष्म क्रियाएं आप देखकर करना शुरू करें। कुछ बेसिक आसनास हैं, आप उनको देखकर करिए, परंतु एक गुरु के निरीक्षण में रहते हुए यदि करते हैं तो गुरु आपकी श्वास को जांचता है, आपके शरीर की ऊर्जा को अनुभव करता है, आपके सिर से लेकर पैर तक एक एक विषय वस्तु को जांच लेता है और आपको सही अभ्यास बताता है। आप देखकर ऑनलाइन या किसी चीज़ के माध्यम से यदि कर रहे हैं, गलत नहीं कह सकते, परंतु सही भी नहीं उतना होगा, क्योंकि कहीं अगर आप सावधानी हटी तो घटना घटी। बिल्कुल, तो यानी डूज और डोंट्स जो हैं वो बिल्कुल। ध्यान में रखने हैं और वो बिल्कुल। हम आगे अपने सफ़र में बताते भी जी, रहेंगे। बिल्कुल। चिकित्सा के तौर पर आजकल योग को अपनाया जा रहा है सत्य। और हम देख रहे हैं लगभग हर जगह जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब आप दवाइयाँ भी कर रहे हैं और योग के ज़रिए भी उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सा के रूप में जब योग की हम बात करते हैं, जी, जी, जी। तो कितनी सफलता है उसमें, क्या आयाम है? जैसा कि हम अपने चिकित्सा के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, योग चिकित्सक की सेवा देखते हुए कई साल हो गए हैं, परंतु ये चिकित्सा पद्धति योग में कब आई, ये जानना ज़रूरी है। आज से लगभग कुछ सैकड़ों साल की बात ना करें, हम कुछ डिकेड्स की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं पहले योग साधना के भाव से किया जाता था। योग का अमूमन मुख्य भाव वही है, साधना पक्ष। अपने आप को जानने के लिए, अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, ऊर्ध्वमुखी होने के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए। परंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और कहीं ना कहीं अब देखा जाता है उससे कुछ सालों बाद स्वस्थ शरीर के लिए, जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो योग अपनाते हैं, शरीर स्वस्थ रहे। और समय बीता तो अब जाकर कहीं ना कहीं शरीर में रोग जो आ चुके हैं उनको निरोगी काया पाने के भाव से योग एक चिकित्सा के रूप में बहुत अच्छे स्तर पर बढ़कर आया है और हम अपने पेशेंट्स को योग के माध्यम से ही स्वस्थ करने का प्रयास और प्रचार करते हैं। कहीं ना कहीं आज अगर मैं बात करूं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या अस्थमा हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब चीज़ों का अभ्यास के माध्यम से उपचार है, परंतु तभी जब भाव हो, आप रोज़ाना रूटीन के साथ करें और निष्पत्ति भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ आप उसे करते जाइए, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो ललित जी, जो एक तरह से हमारा पहला अंक है उसमें आपने बहुत सारी बातें योग के बारे में बताई हैं। आगे भी ये सफ़र आपके साथ जारी रहेगा। हम अगले एपिसोड में सूक्ष्म व्यायाम को लेकर बातचीत करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा संक्षेप में बताएं कि सूक्ष्म व्यायाम योग में क्या महत्व रखते हैं? सूक्ष्म व्यायाम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उसकी उत्पत्ति स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो योग में एक बहुत बड़े दिग्गज रहे हैं, योग गुरु हैं हमारे, उनका नाम लेते ही कहीं ना कहीं हमें एक ममता वाला भाव आता है। तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हुआ। सूक्ष्म का अर्थ ही है छोटे से छोटी चीज़ों पर कार्य करना, नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। और किस सूक्ष्म स्तर पे काम करना? आपके जोड़ों पर काम करना, आपके सिर से लेके पाँव तक एक एक भाग पर काम करना। उनके माध्यम से 48 सूक्ष्म व्यायाम को यहाँ बताया गया है, शास्त्रों में उसको बताया गया है, परंतु समय के हिसाब से जैसे आपके है उसके हिसाब से हम अगले एपिसोड में बताएंगे। बिल्कुल ठीक। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए जो हमारे दर्शक हैं वो अगले एपिसोड में जुड़ेंगे और हम सूक्ष्म व्यायाम के और क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया संग पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। योग के तमाम गुणों के बारे में आज हमने जान लिया। अगले अंक से हम साथ में मिलकर करेंगे योग और खुद को रखेंगे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त। योग ही नहीं, भारत की प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर से जुड़ी एक समृद्ध विरासत रही है। वेदों में भी गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। योग की तरह ही नेचुरोपैथी जीवन जीने का तरीका है, किसी इलाज का तरीका नहीं। प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करके कैसे रोग को दूर करने का काम किया जाता है, बताएंगे हमारे खास सेगमेंट प्रकृति पर्व में।
अगर आपकी इम्यूनिटी लो है और बीमार पड़ने पर आपको बार बार दवा लेनी पड़ती है, तो एक चिकित्सा पद्धति ऐसी है जिसमें दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, प्रकृति पर्व में हम बात करने जा रहे हैं नेचुरोपैथी की, जहाँ प्राकृतिक चीज़ों से आपके रोगों का निवारण किया जाता है। आखिर क्या है नेचुरोपैथी? बीमार होने पर यह थेरेपी कैसे हमारी मदद कर सकती है? आपके ऐसे कई सवालों के समाधान के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर के सत्यलक्ष्मी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका सनसेट टीवी पर। नमस्ते। सबसे पहले आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नेचुरोपैथी क्या है और बीमारी में ये थेरेपी कैसे हमारे काम आ सकती है। Naturopathy is a system of healing. It is also known as nature cure. This is essentially talks about the theory of toxemia, theory of vitality, and it completely depends on all its activities on the internal healing capacity of the body. So, a person falls ill because this healing capacity of the body is lowered because of various lifestyle methods or practices or environmental conditions or genetic issues. So, in any of these conditions, if a person falls ill, they may undertake certain therapies. प्रोफेसर, आपने थेरेपी की बात की, तो नेचुरोपैथी में किन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और इन थेरेपी का आधार आखिर क्या होता है, इसके बारे में बताएं। All these therapies again in naturopathy are based on natural elements. See, we talk about Panchamahabhutas, the sun, air, water, ether, and also fire. These are some of the things we use in all our treatments. So, starting with hydrotherapy, where we use water extensively in our tub baths or enema or steam bath and things like that. And we also have solar therapies, that is sun baths and the color therapies, because every sun ray has 7 colors. So, each sun ray having these 7 colors, each color also has a particular influence on the system of the human body. So, we make use of these colors while treating the diseases. प्रोफेसर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी डाइट यानी हमारा खान पान भी महत्व रखता है। शरीर के सिस्टम को संतुलित रखने के लिए व्रत रखने की सलाह भी दी जाती है। नेचुरोपैथी के अनुसार हमें अपने खान पान को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? We also use diet and fasting in a big way. We think that you are made from the food that you consume. While that is so, you also get diseased because of this accumulated morbid matter or foreign matter in the system, which comes through essentially food and water. So, how this to be removed from the system is what comes as the treatment. See, we have 4 eliminative organs, large intestines and kidneys and skin and lungs. So, all these organs help us get enough nourishment, and also if their function is impaired, they may actually retain lot of toxins inside the system, and then they keep adversely impacting the body. So, the whole naturopathy talks about this foreign matter or the matter that is to be thrown out if it is lodged in the system for various reasons can result in disease. So, clearing it is the answer to the disease. So, this is so simple, easy, and that is why Gandhiji said it can make every person self health reliant. स्वावलंबना के लिए स्वास्थ्यावलंबना चाहिए. If we really want to enjoy freedom, we have to be free from diseases and we have to be completely free in the sense that you rely upon your own sources for your health needs. धन्यवाद डॉक्टर इस जानकारी के लिए। तो प्रकृति पर्व में आज आपने जाना कि नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, ये किस पर आधारित है,
इससे जुड़ी थेरेपी में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और हमारा भोजन, हमारा खान पान स्वास्थ्य के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अगली बार प्रकृति पर्व में बात करेंगे नेचुरोपैथी की एक विशेष थेरेपी की। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपके साथ हेलो जिंदगी कहने का सफर सनसेट टीवी पर लगातार रहेगा जारी। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मनमोहक झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अधर्मियों पर व्यवहार कीजिए। आदिशक्ति